हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए आज की जो हमारी वीडियो है, मैं सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेकेंड से कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MGPE7। इसमें आपको 2019 के क्वेश्चन कराऊंगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 3 सीरीज़ बना दिए हैं, प्लीज़ उसको जाके देख लेना। और मैंने चैप्टर्स भी करा रखे हैं, वो भी देख लेना। और ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है और आपके बार बार रिपीट भी होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मग निषेध पर गांधी जी और कुमारप्पा के विचार की तुलना कीजिए। इसमें बताना है जो आपका शराब के ऊपर वो लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, उसके बारे में बताना है, नशाबंदी, उसके ऊपर इन दोनों की तुलना करनी है, गांधी जी की और उनकी कुमारप्पा की। तो देखिए मैं पहले एक गांधी जी का पूरा बता देती हूँ, फिर कुमारप्पा का। आपके एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि एक गांधी जी का लिखे फिर दूसरा कुमारप्पा का पॉइंट लिखे फिर गांधी जी का, फिर ऐसे भी आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो पहले गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए गांधी जी जो थे वो मग निषेध को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कि जो आपकी शराब होती है उसके प्रतिबंध को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। क्योंकि गांधी जी बोलते हैं कि जो मदिरा पान होता है वो चोरी, डकैती और आपकी जो और बहुत सारी चीज़ें उनसे भी ज़्यादा भयानक होता है। वो बोलते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हैं, जैसे कि रोम जो राज्य है उसका पतन खाली इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ के जो शासक थे वो शराब की लत के कारण उनका पतन हो गया। और उनका कहना है कि जो शराब होती है वो व्यक्ति के नैतिक को समाप्त कर देते, जो नैतिक बल होता है उसको नष्ट कर देती है। और उनका घर जो होता है अव्यवस्थित हो जाता है और जो पत्नी होती है उनको बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि जो मदिरा पान होता है ये एक शैतान होता है जो घर संपत्ति को नष्ट कर देता है। गांधी जी ने देश विदेश और जो भारत के शराबिये हैं उन सब की जो दुर्दशा है उसका उल्लेख किया है। गांधी जी ने बहुत सारे जो नशा करते हैं लोग, उनों की जब दुर्दशा देखी, उनकी घटनाएं देखी, तो उसको देखकर गांधी जी ने शराब का घोर विरोध किया। और जो आपकी मदिरा होता है वो व्यक्ति की शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक दृष्टि को नष्ट कर देता है। गांधी जी का कहना अगर वह अधिनायक होते तो वो सारी दुकान को बिना देर करे बंद कर देते और जो ताड़ी के पेड़ होते हैं उसको कटवा देते क्योंकि ताड़ी के पेड़ों से ही शराब बनती है। और जो नशीले पदार्थ होते हैं उनकी बिक्री पे रोक लगा देते और उन्हें जो आपकी दुकानें होती हैं शराब की उनसे जो टैक्स आता है उनके भी वो घोर विरोधी थे। उन्होंने जो टैक्स लिया जाता है, राजस्व लिया जाता है, उसके विरोधी थे। और जो लाइसेंस की बोलियां लगाई जाती हैं उनके भी विरोधी थे। तो गांधी जी इन सब का विरोध करते थे। गांधी जी बोलते थे इसका मतलब ये है कि आप टैक्स ले रहे हो उनसे, तो इसका मतलब ये है कि आप उनका सहयोग कर रहे हो और सरकार इसका लाभ उठा रही है और जो गरीब की जो स्थिति है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। गांधी जी बोलते हैं अगर आप शराब के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो आप बहुत सारी समाज की जो बुराइयां होती हैं उसको समाप्त कर सकते हैं। इससे लाखों लोग जो होते हैं उनके नैतिक और वस्तुगत शक्ति उनको प्राप्त हो जाएगी। और वो कहते हैं जो शराब के लिए लाइसेंस देते हैं वो भी नहीं देना चाहिए। जो पुराने लाइसेंस को हम वापस से वो कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना वापस से, तो वो भी नहीं करना चाहिए। और गांधी जी ने जो प्रांतीय सरकार होती है, जो स्थानीय सरकार होती है, उन सबसे अपील भी की थी कि मग जो आपका निषेध होता है शराब पर प्रतिबंध को बढ़ावा दें। गांधी जी कहते थे जब तक ये मग निषेध पूरी तरीके से सब जगह नहीं होगा तब तक जो भारत की आज़ादी है वो गुलामों की आज़ादी की तरह रहेगी। और गांधी जी ने बोला कि जो हमको एक संगठन बनाना चाहिए, सेवी संगठन, जिसमें कि महिला छात्र हो और जो शराबबंदी है इसके लिए आंदोलन और धरना करना चाहिए। तो इस समाज जो सेवी संगठन है, स्वयं सेवी संगठन, इसमें क्या होगा कि जो भी विद्यमान हैं उन जो नशाखोर लोग होते हैं उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर प्रभाव डालेंगे और उनको बोलेंगे कि आपको ये जो शराब है ये इसको छोड़नी चाहिए। और जो उनके विक्रेता हैं, जो भी शॉप वाले होते हैं, उनको इस धंधे से, इस काम से छोड़ने के लिए बोलेंगे और बोलेंगे इस व्यापार को आप बंद कर दो और ऐसा व्यापार करो जो अच्छा हो सबके लिए। अब नेक्स्ट हमारा है कुमारप्पा। देखिए जो कुमारप्पा थे वो गांधी जी के जो विचार थे उसमें सहमत थे, उसके समर्थक भी थे। जो गांधी जी ने मग निषेध के ऊपर जो भी बातें बोली हैं वो बिल्कुल उससे सहमत थे। उन्होंने बाय प्रोहिबिशन उसने अनेक प्रकार के निबंध लिखे हैं जो मग निषेध के ऊपर हैं। जो कुमारप्पा है वो मग निषेध के लिए जो लोग होते हैं उनके सामने प्रभावकारी तर्क देते हैं। वो कहते हैं जो भी लोग ये ड्रिंक करते हैं उन्हों के सामने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उनका कहना है कि जो मग निषेध है वो गरीबों के हित में सोचा जाने वाला मामला है। बोलते हैं कि गरीब वैसे ही अपने पैसे से, अपने जो उनकी आय होती है उनसे तो घर का जो खर्चा है या उसमें असमर्थ
समक्ष होते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते, अगर वह भी ड्रिंक करने लगे तो उससे क्या होगा कि जो घर की दुर्दशा है, परिवार की दुर्दशा है, वो उसके शिकार हो जाएंगे और बहुत सारी उसमें आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। देखिए, जो भी मद्यपान करते हैं, जो भी ड्रिंक करते हैं, वो एक विरोधी आदत है, समाज के विरोध में एक आदत है, इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कहते जो अल्कोहल करते हैं पश्चिमी देशों के रीति रिवाज हैं, भारत के नहीं, इसलिए इस पे कानून द्वारा नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि भारत में इस प्रकार का कोई रीति रिवाज नहीं है, इस पे इसलिए काबू भी पाया जा सकता है। देखिए, बता रहे जो ड्रिंक नहीं करते उनको भी इसकी लत लग जाती है, क्योंकि ये बाजार में खुली आम बिकती है और जिससे क्या होता है जो इसको नहीं पीते वो भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और बुरे जो शराब पीते हैं उनको क्या होता है कि वो शांति भंग करते हैं, धन की हानि करते हैं, अनैतिकता का पालन करते हैं, इसलिए इसके विरुद्ध में कानून बनना चाहिए। कुमारप्पा का कहना है कि मद्य निषेध के संबंध में प्रचार करना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए और ये अहिंसात्मक एक तरीका है जो इसका समाधान ढूंढ सकता है शिक्षा के माध्यम से। और जो कुमारप्पा पश्चिमी जो सभ्यता है आपका ड्रिंक करने के ऊपर जो वशीले पदार्थ लेते हैं उसके लिए भी वो उसका विरोध करते हैं। ये बोलते जो कभी कभी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उन्हों से ज़्यादा खतरनाक वह लोग हैं, उन्हों के लिए है खतरनाक जो रोज पीते हैं और अधिक ड्रिंक करते हैं, और ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये आगे बोलते हैं कि जो कम पीते हैं और जो रोज पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, वो एक ही जैसा है। और बोलते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में जो मजदूर लोग होते हैं वो खाली ऐसे बेकार पड़े होते, कुछ काम धंधा नहीं करते जो, तो उन्हों को इसकी तरफ, शराब की तरफ आकर्षित ना हो, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि कोई क्लब खोल दे जिसके जो खेलने के लिए होता है, खेलने के लिए मैदान खोल दे, पार्क खोल दें और सामाजिक सुधार में उनका पार्टिसिपेट करवाने लगे, ताकि उनका मनोरंजन जो है होता रहे और शराब की तरफ वो ना जाए। और जो ये टैक्स लेते हैं इसके इनों के विरोध में भी बोलते हैं कुमारप्पा कि जो टैक्स लेते हैं अन्यायपूर्ण है, अनुचित है। इससे क्या होता है जो ठेकेदार होते हैं उनको बढ़ावा मिलता है और जो ठेकेदार होते हैं वो अधिक से अधिक राशि जो होती है गरीबों से एकत्रित कर लेते हैं। और बोले कि जो मद्य निषेध से राजस्व को जो राशि प्राप्त होती है वो नहीं होनी चाहिए, वो गलत है। बोले कि आप अन्य तरीकों से भी राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। बोले जो मद्य निषेध होता है, जो शराब पे रोक है, वो एक आवश्यक लाभदायक है, क्योंकि इससे क्या होता है आपके उत्पादन में सुधार आता है, बचत में जो हम बचत करते हैं उसमें सुधार आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधरता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई है, हमारा ये यहीं ख़त्म होता है। और हाँ, ये भी कि परिवार में भी सही चीज़ चलने लग जाती है और क्या कहते हैं संघर्ष। ये बता रहे जो लोग ये ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके स्वास्थ्य को लेके हो गया, परिवार में संघर्ष को लेके हो गया, भूखमरी को लेके हो गया, ये सब बच्चे जन्म लेते हैं चीज़ें अनैतिकता के ऊपर, तो ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। तो हमारा ये यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आपको समझ आया हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने पहले गांधी जी का बताया पे, या फिर आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन पीस ने परमाणु विरोधी आंदोलन में कैसे योगदान किया। इसमें बताने जो ग्रीन पीस है उसने परमाणु विरोधी आंदोलन जो किया था उसका कैसे किस प्रकार से योगदान था। देखिए, जो ग्रीन पीस संगठन की उत्पत्ति है वो इसलिए ही हुई है कि परमाणु का जो यूज़ करते हैं उसके विरोध में कि ना यूज़ हो। देखिए, ग्रीन पीस ने 1978 में एक ऐसे जहाज का मतलब कि ऐसे जहाज बनाया जो आपका जो परमाणु परीक्षण करते हैं उन्हों का विरोध करता था और उन्हों को देखता था कि कहाँ पे परमाणु परीक्षण हो रहा है। परंतु जो आपकी न्यूजीलैंड और फ्रांस की जो सरकार थी उसने उसको पानी के अंदर उसको डुबो दिया ताकि वो देख ना पाए। देखिए, जो ये परमाणु विरोध यात्रा में 2 तकनीकें इसमें देखी गई हैं जो महत्वपूर्ण थी। जो ग्रीन पीस के सदस्य थे जो परीक्षण क्षेत्र होता है उसमें मौजूद थे और जो परीक्षण हो रहा था परमाणु का उसके साक्षी बने, होने वाले परीक्षण की जो हानि है उसको भी देख सकते थे। और जहाँ पे परमाणु परीक्षण हो रहा था तो वहाँ के जो क्षेत्रीय सदस्य होते हैं उनको उससे दूर रखा ताकि वे सुरक्षित रहें। और देखिए, इस जहाज का नाम था रेनबो वॉरियर। तो इसने क्या किया कि 300 जिसकी वहाँ रुकने से पहले, ऑकलैंड रुकने से पहले क्या किया कि 300 जो द्वीपवासियाँ होते हैं उनको पुनः स्थान किया कि एक जगह से दूसरी जगह स्थापित किया। क्योंकि देखिए क्या 1946 में और 1958 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने परमाणु परीक्षण किया था उसकी जो रेडियोधर्मी होती हैं, जो उसकी तरंगे होती हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया था उस जगह पे। तो इन्होंने उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया। और जब ये रेनबो वॉरियर्स जो थे इनके नष्ट होने से क्या हुआ कि ये जब नष्ट हो गया था तो इसके नष्ट होने से जो ग्रीन पीस है उसको बहुत ज़्यादा जन और धन की बहुत ज़्यादा हानि हुई। और इसके अंदर जो एक फोटोग्राफ
फोटोग्राफर था वो भी मारा गया था, क्योंकि जो रेनबो था इसको डुबो दिया गया था उसके अंदर, पानी के अंदर। तो क्या हुआ था कि वहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया और बोला भी कि आप रेनबो को नहीं डुबो सकते हैं, और इसके लिए फिर लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। क्योंकि देखिए जो रेनबो था ये क्या करता था, जहाँ पे परीक्षण करते थे परमाणु का, वहाँ वो चेक करता था और वहाँ कितना प्रदूषण है ये चेक करता था, तो वो बहुत सारे कार्य करता था। तो उसको फिर डुबो दिया गया था ताकि ये चेक ना कर सके। तो जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने मिलके इसके खिलाफ, मतलब कि इसके लिए बोला कि इसको हम ऐसे नहीं डुबो सकती कोई भी सरकार, और फिर इसके लिए चंदा भी इकट्ठा किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं और जो धन होता है उसकी हानि हुई थी। और ये जो संकट था ये जो फ्रांस के लिए एक भीषण जन संकट था। जो न्यूजीलैंड की पुलिस थी उसने इसका पर्दाफाश किया फ्रांस सरकार का, क्योंकि फ्रांस की सरकार ने इसको डुबोया था। तो जब वो न्यूजीलैंड की सरकार ने इसका पर्दाफाश किया, तो जो फ्रांस की सरकार है उसने 1987 में, तो उन्होंने बहुत सारे मिलियन जो होते हैं वो उसको दिया, न्यूजीलैंड को बहुत सारे मिलियन डॉलर दिए, ताकि वो जो क्षति उसने की है उसका भुगतान कर सके। और जो उन्होंने जो वो की थी, बमबारी की थी, तो औपचारिक रूप से उसकी क्षमा याचना भी मांगी। और जो फोटोग्राफर जो मर गया था उसमें, तो फोटोग्राफर के जो परिवार थे उसको 2.3 मिलियन पाउंड भुगतान भी दिया था फ्रांसीसी सरकार ने, क्योंकि उसने इसको डुबो दिया था। तो फोटोग्राफर जो उसमें होता वो भी मर गया था। और फिर देखिए 1989 में फिर से उन्होंने एक ग्रीन पीस में एक वैसे जहाज बनाया जिसका नाम रेनबो वॉरियर रखा गया, और वो अभी भी वहाँ पे कार्य कर रहा है। और इस सब भीषण जो उनको हानि हुई थी, तो इसके कारण जो ग्रीन पीस है उसको भारी लोकप्रियता मिली, क्योंकि ये जब उनको हानि हुई तो बहुत सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया, और इसकी जो सदस्य की संख्या थी वो भी बढ़ गई। तो आप पढ़ सकते हैं कितनी सदस्यों की संख्या बढ़ी आगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन पीस है वो परमाणु विरोधी आंदोलन का उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने क्या किया, जो परमाणु और शस्त्र होते हैं इस पर रोक लगाने का कार्य किया है और लोगों को सुरक्षित करते हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। बाकी आप इसको पोस्ट करके इसमें सन जो है, इसमें नाम जो है वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसात्मक आंदोलन की मुख्य विशेषता बताइए। मैंने आज सुबह आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एक चैप्टर करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बोला था, जो आपका 3rd चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकार बताए थे कुछ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर्स होते हैं क्वेश्चंस के, इसके जो टाइटल होते हैं चैप्टर के अंदर, उसी से ही क्वेश्चन आपका बन जाता, तो ये उसी प्रकार से हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन 3rd चैप्टर में भी देख सकते हैं। बाकी मैं इसमें आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि जो अहिंसक आंदोलन होते हैं उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। देखिए बोले जो अहिंसक आंदोलन है ये बहुत पहले से ही भारत में चल रहे हैं, परंतु इसकी जो रूपरेखा है वो किसने रखी है, गांधी जी ने रखी है। और बोले कि अहिंसक रूप से जब हम आंदोलन करते तो उसको हम सफलता भी प्राप्त होती है, और हिंसक रूप से जो करते हैं उसके जो परिणाम होते हैं वो बड़े दुर्गामी होते हैं, बड़े ही खराब परिणाम होते हैं। तो इसमें अब कुछ विशेषता बताएंगे। देखिए अहिंसक आंदोलन ने बस ये विशेषता पूछी किस प्रकार का होता है, तो इसमें यही है कि अहिंसक आंदोलन में क्या करते हैं कि जो राजनीतिक संचार होता है, आपका संरक्षण होता है, और संघर्ष होता है और जो परंपरागत आपके संस्थागत होते हैं उसके तरीके होते हैं, मतदान होता है, चर्चा, विचार विमर्श, समर्थन, इन सबको जुटाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो भी आपका अहिंसक तौर पर ये विरोध करते हैं, और फिर जो विपक्ष होता है, हमारा विपक्ष जो होता है उसका विरोध करते हैं, और फिर ये उससे विजय प्राप्त कर लेते हैं। कि अहिंसक में क्या होते हैं कि विचार विमर्श होता है, आप लोगों को एकजुट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, ताकि लोग उससे जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन से, उनको भी उसके बारे में पता चले, वो जागरूक हो, ताकि जो विरोधी है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके अहिंसक तौर पे। और इसमें किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं होता, किसी भी संपत्ति का नुकसान नहीं होता, हिंसा नहीं होती, दमन नहीं होता, अन्याय नहीं होता, किसी के ऊपर प्रतिरोध नहीं होता, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसमें केवल क्या होता है, जो सक्रिय और गतिशील रणनीति अपनाई जाती है। बोले कि इसमें क्या होता है कि शांतिवादी चीजें अपनाई जाती हैं। देखिए वो शांति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। गांधी जी बोलते थे कि अगर आपको शांति की स्थापना करनी है, अहिंसक चीजों को अपनाना पड़ेगा। परंतु और जो टॉल्स्टॉय हैं वो भी इसके समर्थक थे और उन्होंने अपने लेखकों में लिखा है। परंतु बहुत सारे ऐसे विचारक थे जो बोलते थे कि ये कायरतापूर्वक चीज़ें हैं, जो ये आंदोलन है कायरतापूर्वक है, जो अहिंसक तौर पे चलता है, हिंसा नहीं करता, तो ये क्या है, कायरता है।
परंतु फिर इसमें बोला जाता है कि अहिंसा आंदोलन में क्या होता है कि कोई भी अन्याय होता है उसको खुलकर साहस के साथ विरोध किया जाता है। ये कायरतापूर्वक नहीं होता, परंतु इसमें क्या होता है, हिंसा का यूज़ नहीं होता। विरोध तो इसमें भी किया जाता है पर हिंसा नहीं होती। जो अहिंसक आंदोलन होता है ये एक जन आंदोलन होता है, इसमें हिंसा नहीं होती और ना लोगों को हिंसा करने के लिए बोला जाता। गांधी जी बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रतिकारात्मक जो व्यक्तिगत भी कार्रवाई होती है, जैसे कि उदाहरण के रूप में गांधी जी ने नमक उठाकर जो नमक कानून होता है उसको तोड़ा था, नमक का आंदोलन चलाया था, तो ये आपका प्रतीक है, एक प्रकार का प्रतीक भी हो सकते हैं। और ये जो आंदोलन होता है नैतिक शक्ति की जानकारी प्राप्त करके गतिशील होकर सक्रियता तथा संघर्ष करने के माध्यम है। कि जो ये आंदोलन होता है इसमें नैतिक शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जानकारी होना, और ये एक संघर्ष होता है कि जो आपको ये कार्य कर रहे हैं आंदोलन करने, इसमें संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे आंदोलन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता और इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। देखिए अहिंसक आंदोलन में क्या होता है कि किसी भी सरकार पर कुछ थोपा नहीं जाता कि आप ये सुधार करो, आप ये थोपा जाए, ऐसा नहीं। उसमें होता है कि आपकी जो मानसिकता होती है उसको परिवर्तन करने के लिए विवश किया जाता है कि आप अपने रियल में आप चेंज हो, आपकी जो सोच है उसको चेंज करो, ना कि आपकी कोई चीज़ मजबूरी में करनी हो, ऐसे नहीं होता है इसमें। और अहिंसक संघर्ष में क्या होता है, आग्रह होता है इम्पोर्टेंट, कि हम किसी चीज़ आग्रह करते हैं कि ये चीज़ ठीक है प्लीज़ आप इसको देखिए, तो वो चीज़ होती है, ना कि हिंसा के रूप में किसी चीज़ पे थोपना, ये सब नहीं है। और वो अपनी बातों को मनवाने के लिए बार बार आग्रह कर सकते हैं और वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो अन्यायपूर्ण हो, जोखिमपूर्ण हो या फिर हिंसा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करते। देखिए सत्याग्रह के लिए व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता है और कष्ट सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। खुद को पीड़ा इसमें सहनी होती है और दूसरों को इसमें पीड़ा नहीं देनी होती। इसलिए इन आंदोलन में अहिंसक जो तरीके होते हैं उसको प्राथमिकता दी जाती है और इसमें जो सरकार के कार्य होते हैं वैधता, उनको चुनौती दी जाती है। और देखिए अगर ये अहिंसक आंदोलन के विरोध में कोई विरोधी हिंसक कार्य करता है तो इससे आंदोलन की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए एक तरफ तो समझ लीजिए कोई इंसान है वो बहुत आराम से प्यार से किसी को बोल रहे हैं, हिंसा नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंसा कर रहा है, मार पिटाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो हिंसा नहीं कर रहा उसकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो उसका विरोधी है उसको देखेंगे तो क्या कहते हैं, हिंसा कर रहा है ज़्यादा, तो उसका कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो विरोधी टीम है वो अगर आपके हिंसा करेगी तो लोग उसको अन्यायपूर्ण मानेंगे। देखिए अहिंसक आंदोलन से क्या आता है कि जो विरोधी पार्टी होती है वो भी आपका समर्थन देने लग जाती है। और अहिंसक आंदोलन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सहभागिता, कि इस आंदोलन में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा इसकी महत्वता बढ़ेगी, जैसे कि इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिला, गरीब लोग, ये सब लोग जब शामिल होते हैं और इसमें अपना योगदान देते हैं तो इसकी जो सहभागिता बढ़ती है और इसका जो आंदोलन है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, जितने लोग उतनी ज़्यादा इसमें मजबूतता हो जाती है। और फिर अहिंसक आंदोलन का परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बहुत सारे राज्यों की स्थापना भी हो जाती है, स्थापित हो जाते हैं, जैसे कि बता रहे सोवियत संघ हो गया, आपका क्यूबा हो गया, चीन हो गया, ये अहिंसक आंदोलन के बाद ही इनकी स्थापना हुई है। देखिए हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है, थोड़ा सा आगे और लिखें कि अहिंसक आंदोलन का कार्य क्या होता है कि जो आपका प्रत्यक्ष हिंसा होती है, संरचनात्मक हिंसा होती है, भौतिक हिंसा होती है, इन सबको रोकता है और इसका विरोध भी करता है। आपको पता ही है प्रत्यक्ष हिंसा मतलब घायल करना किसी को, और आपका संरचनात्मक हिंसा मतलब किसी को भेदभाव करना, भूखमरी, आक्रमण, ये सब चीज़ें सब बताई गई हैं, तो इन सब का ये विरोध करता है। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि भूदान आंदोलन अपने लक्ष्यों को पाने में असफल रहा? अपने उत्तर को समर्थक के तर्क में दीजिए। इसमें आपको बताना है कि जो भूदान आंदोलन है वो असफल रहा या नहीं, उसके बारे में। तो देखिए भूदान आंदोलन मैंने आपको इसका चैप्टर भी करवा रखा है, विनोबा भावे के ऊपर है, और मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में भी भूदान आंदोलन के ऊपर बता रखे हैं, परंतु इसमें बस असफलता के बारे में बताना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो भूदान आंदोलन है उसकी कई विचारकों, कई लोगों द्वारा आलोचना भी की गई है, और इसमें कौन कौन लोग शामिल है, जिसके आपके अर्थशास्त्री और जो दार्शनिक होते हैं, राजनीतिक विचारक होते हैं, समाज सुधारक, वो इसमें शामिल है जो आलोचना करते हैं। यहाँ तक कि जो गांधी जी थे उसके जो अनुयायी लोग होते हैं, उन पे जो गांधी जी के मार्ग पे चलते हैं, वो भी इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि जो भूदान आंदोलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्पष्टता का अभाव, कि जो भूदान आंदोलन के विरोध में कहते हैं, जो लोग तर्क देते हैं, उन्होंने बोला कि इसका उद्देश्य का स्पष्ट पूर्ण रूप से नहीं किया गया, कि इसका उद्देश्य क्या वो सही से नहीं बताया गया और इसका अभाव था। बड़े आंदोलन में कहा गया है कि सामाजिक क्रांति के माध्यम से उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, और बोलते हैं कि इसमें राज्य के सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, परंतु आंदोलन से लोगों को
कितना और क्या प्राप्त हुआ इसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। और इसमें जो भी चीज़ थी वो व्यवहारिक रूप में नहीं थी कि आप जो वितरण करेंगे इसमें संपत्ति का जो भी है वो व्यवहारिक रूप में नहीं थी कुछ भी। तो इसमें बस यही है कि स्पष्टता का अभाव है, बाकी आप इसको बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है असंतुलन। देखिए इसमें बता रहे हैं कि इस आंदोलन में क्या था, जो कृषि भूमि थी उसके विषय में ये असंतुलन था। देखिए इसमें ये था कि जो गरीब लोग होते हैं, जो किसान लोग कि जिनके पास, जो भी कृषक लोग हैं जिनके पास कोई भूमि नहीं है, उनको दान देने की बात की गई थी। परंतु जिनों के पास थोड़ी बहुत भूमि है, जो अर्ध भूमिहीन लोग हैं, किसान हैं, उन्हों को भूमि देने के ऊपर कोई बात नहीं की गई। और जो कृषि मजदूर से रूप में अपना जीवन बिता रहे हैं उनके ऊपर भी कोई योजना या कोई चीज़ शामिल नहीं की गई, तो इसलिए असंतुलन था। नेक्स्ट पॉइंट है अपर्याप्त भूमि। और देखिए इस अपर्याप्त भूमि में यह है कि इस विचारकों का, अनेक विचारकों और अनेक लोगों का ये कहना था, जो इस भूमि दान में जिन लोगों ने भूमि को दान दिया उस भूमि में पूरे वर्ष तक कोई काम नहीं किया जा सकता था। वो ऐसी भूमि थी जिस पर कोई काम ही नहीं किया जा सकता, तो उस भूमि को देना व्यर्थ था। और इस भूमि से पर्याप्त जो आय है वो भी नहीं हो सकती थी, और जो भूमिहीन लोग होते हैं उनकी जीविका भी नहीं चल सकती थी, तो ये अपर्याप्त भूमि थी। नेक्स्ट पॉइंट है विखंडन और उपविभाजन। देखिए जो भूदान, जो आपका भूदान है और उसकी जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर बहुत सारी आलोचना हुई कि जो आंदोलन है ये छोटे और बिखरे हुए कृषि क्षेत्रों का विखंडन और उपविभाजन करता है, कि आंदोलनों में जो छोटे और बड़े किसान द्वारा भूमि दान किया जाता है, छोटे किसानों द्वारा छोटी भूमि दान दी जाती है और बड़े किसानों द्वारा बड़ी भूमि। फिर भी इसका विखंडन और उपविभाजन होता है, क्योंकि ऐसे लघु क्षेत्रों में खेती करना कठिन है और साथ ही ये घाटे का एक सौदा भी है। नेक्स्ट पॉइंट है अलाभ कर जोत क्षेत्र। देखिए इसमें बताया गया कि जो किसान, जो छोटा किसान है, जो अपने भाग को दान में दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि पहले से उसका खेत भूमि है वो तो कम है और वो उसमें से भी दान देगा, तो इसका मतलब कि जो गरीबी है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अपना उत्पादन, उसका उत्पादन कम हो जाएगा पहले से भी, तो जिसके कारण कि और गरीबी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि इकाई। इसका देखिए पूरे आंदोलन असफल होने का एक मुख्य तर्क ये भी है कि जो भूमि दी गई थी ये अपर्याप्त थी, मतलब कि अपर्याप्त जैसे ही है, जो मैंने बताया था कि लाभदायक नहीं थी। जो भूमि दी गई थी उस पर खेती योग्य नहीं थी वो भूमि। और जो मीरा बहन थी, जो गांधी जी के उस पर चलती थी विचारों पे, उन्होंने भी ये अनुभव किया कि जो दान में दी गई है भूमि वो घटिया किस्म की थी, मतलब कि उसकी जो किस्म होती है जो वो ठीक प्रकार की नहीं थी, वो उपजाऊ नहीं थी। और जो भूमि का 80% भाग है वो खराब था, मतलब कि उस पर किसी प्रकार की कोई खेतियाँ नहीं हो सकती थी, इसलिए इसकी आलोचना भी की गई। और विनोबा भावे को इस बात की जानकारी भी थी, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि कोई भूमि बेकार नहीं होती है, जो चट्टानी और पर्वतीय भूमि होती है उसका भी प्रयोग किया जाता है। ये कह के उन्होंने इस बात को टाल दिया। और ये बात बहुत सारे लोगों ने स्वीकार की कि जो भूमि है इसमें हम कृषि नहीं कर सकते पर्याप्त रूप से। तो इससे बस यही है कि जो भूदान आंदोलन था इससे गरीबों को कोई भला नहीं हुआ, ये सब है इसमें ओवरऑल। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1960 के दशक में अश्वेत नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। देखिए मैंने आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 करवाया था उसमें भी मैंने आपको नागरिक आंदोलन के बारे में करवाया था जो अमेरिकाई का था, और ये भी सेम वही है, बस में थोड़ा सा चेंज है, तो आप वाला पक्के से करके चल जाना क्योंकि इसमें से भी आपका आ सकता है। देखिए इस आंदोलन में था क्या, आपको मैंने पढ़ाया सुबह बताया भी था कि जो लोग थे अपना नागरिक के लिए उसमें बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए, क्योंकि उनको जो अमेरिका में जो अल्पसंख्यक लोग थे और जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैकिस्ट होते हैं, जो ब्लैक चमड़ी के होते हैं, उसके प्रति जो भेदभाव होते हैं उसके लिए भी है इसमें कि उन लोगों को क्या किया जाता था कि जो बच्चे होते थे उनको जो पब्लिक स्कूल है उसमें प्रवेश नहीं किया करने दिया जाता था, उन लोगों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे नागरिकता के। तो लोगों ने न्यायालय में जाकर उसकी शरण ली और बहुत सारे मतलब कि आंदोलन हुए, उसके लिए लोगों ने न्यायालय की शरण ली और बोला कि ये आंदोलन हमें भी मिलने चाहिए कि स्कूल में बच्चे पढ़ सके और जो नस्लीय प्रतियोगिता होती है, भेदभाव होते हैं, उसको हटा दिया जाए, और जो आश्रमिक बच्चे होते हैं उनकी हीनता या फिर उनसे भेदभाव ना किया जाए। और बोलते थे इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनके दिल दिमाग पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा कि उनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, उनको अलग से शिक्षा दी जाती है, अलग से बिठाया जाता है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब न्यायालय में की गई तो जो श्वेत लोग थे उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। और देखिए कि अमेरिका में जो किंग जूनियर थे, सॉरी मार्टिन किंग थे
और लूथर जूनियर थे, इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इसका नेतृत्व किया। ये जो अश्वेत लोगों के लिए जो इन्होंने मतलब कि क्या किया था, देखिए जो अश्वेत लोग होते हैं, ब्लैक लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ भेदभाव होता था वहाँ। तो उन्होंने जब वहाँ पे गए न्यायालय में, तो उन्होंने बात वहाँ पे भी नहीं सुनेगी, क्योंकि वहाँ पे भी तो श्वेत लोग जो गोरे लोग होते हैं अमेरिकन, उन वही तो होंगे वहाँ, तो उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया। तो क्या किया गया, फिर आंदोलन स्टार्ट हुआ, फिर संघर्ष स्टार्ट हुआ। जो आपका किंग जूनियर है, मार्टिन लूथर है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और फिर उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। और ये सब जो थे ये अहिंसक रूप से इन्होंने आंदोलन चलाए। ये भी क्योंकि गांधी जी के समर्थक थे और ये शांतिवाद को लेके ही थे, तो उन्होंने इस प्रकार से चलाया। तो हम इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने क्या किया कि अमेरिका में जो सामाजिक आर्थिक सुधार लाना चाहते थे, वो नागरिकों को अधिकार दिलाना चाहते थे नागरिक के, तो उन्होंने क्या किया, सरकार पे दबाव बनाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जो अलबामा जो शहर होता है उसमें शांतिपूर्ण मार्च निकाला और प्रदर्शन किया, ठीक है, और लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी झेलना पड़ा जो आंदोलन में थे। परंतु लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने इसको क्रूरता से दबा दिया इस आंदोलन को। और देखिए एक घटना बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण घटना थी 1963 में। क्या हुआ कि अलबामा जो है वहाँ पे फिर से मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन किंग है, इन्होंने क्या किया, फिर से आंदोलन किया, शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदर्शन। तो जो पुलिस होते हैं उन्होंने क्या किया, पुलिस ने कुत्ते व जो पशु होते हैं उनको प्रदर्शनकारियों को घायल करने के लिए छोड़ दिया गया उनको छोड़ दिया गया कि जो प्रदर्शनकारी को घायल करो। और जो अग्नि वो जो होते छोटे छोटे अग्नि के वो जो होते हैं फेंकते हैं, तो वो फेंके गए, उनके आक्रमण किया गया। तो ये बहुत बड़ी क्रूरता थी जिसके कारण बहुत भयानक दृश्य वहाँ पे स्थित हुआ और बहुत सारे लोगों को मतलब कि इसकी निंदा भी बहुत ज़्यादा की गई, लोगों को बहुत सी चोट भी पहुँची है। और इस घटना से आंदोलन जो कर रहे थे वो निराश नहीं हुए, उन्होंने फिर भी अपना आंदोलन जारी रखा और अपने नागरिक अधिकार के लिए लड़ते रहे। और जो किंग थे और जो वो थे किंग थे, मार्टिन लूथर किंग ये सब थे, और जो अफ्रीकी नेता थे, उन सबका ये कहना था कि हमको सरकारी नौकरियाँ चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अधिकार चाहिए। इसके लिए वह योजना भी बनाएंगे, मार्च निकालेंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने वाशिंगटन में की और 1000 लोगों ने इसमें भाग भी लिया। और जो मार्टिन लूथर अपना प्रसिद्ध भाषण भी दिया और उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उनका आकलन उनकी त्वचा और रंग पर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके द्वारा किए गए आचरण और चरित्र की मात्रा पर किया जाएगा। मतलब कि जो आपके ये थे मार्टिन लूथर थे, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे राज्य का सपना देखता हूँ कि जहाँ पे मेरे बच्चे हैं जो छोटे छोटे 4, उन को त्वचा के ऊपर उन पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनकी योग्यता उनके चरित्र के ऊपर देखा जाएगा। और इस भाषण से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, अमेरिकन जो अफ्रीकन अमेरिका थे। और इस वाले भाषण से क्या हुआ कि इनको सफलता भी मिली और सरकार के ऊपर भी प्रभाव पड़ा। और देखिए बाद में क्या हुआ कि इन सब चीज़ों के बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग थे, अमेरिका अल्पसंख्यक थे, उनको भी फिर सुविधा दी गई, जो सरकारी नौकरियाँ होती है उनके पद के लिए वो भी चुनाव मतलब कि वो भी उस पद पे आ सकते, जो नागरिक अधिनियम है वो भी पास किया गया और जो आंदोलन है उनको सफलता मिली। परंतु ये देखा गया कि जो आंदोलन है इससे कानून तो बने, परंतु जो लोगों के प्रति जो भेदभाव है, अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव वो समाप्त नहीं हुआ। और सरकार ने सारे कानून तो बना तो फिर आगे जाके क्या हुआ कि इनको पता चला कि ऐसा सब नहीं हो रहा, व्यवहार में नहीं आ रहा, तो इन्होंने फिर कानून में और ज़्यादा मजबूती लाई गई, विस्तार किया गया ताकि लोगों को इसका अधिक लाभ हो सके, इसमें सुधार किया गया। 1965 के चुनाव में जो जनजाति भेदभाव है उसको समाप्त कर दिया गया और जो मतदान अधिकार है वो भी फिर पारित कर दिया गया। इस प्रकार से जो अफ्रीकी अमेरिका है एवं अल्पसंख्यकों को मतदान स्पष्ट अधिकार प्रदान किया गया। तो लास्ट में उन्होंने बहुत सारे परिश्रम किए, बहुत सारा संघर्ष किया और लास्ट में उनको फिर सब चीज़ के अधिकार मिल गए। तो ये क्वेश्चन भी यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल निर्माण के सामाजिक, आर्थिक और परिस्थिति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। देखिए बता रहे कि जो बांध का निर्माण है वो अधिक अंग्रेज थे उनके शासन के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ, परंतु इसमें तेजी कब आई जब हम आज़ाद हो गए इसके पश्चात। क्योंकि आज़ादी के बाद क्या हुआ कि बहुत अच्छी जो योजना होती है बांध निर्माण की जो
हैं, ये सब चीज़ों में ज़्यादा रुचि होने लगी क्योंकि हम फिर प्रगति की ओर आगे बढ़ने लगे। तो जिसकी बहुत प्रसिद्ध बांध जैसे कि आपका हीराकुंड बांध हो गया, दामोदर हो गया, भाखड़ा नांगल बांध हो गया, और ये बांध आपके लाभकारी सिद्ध भी हुए हैं, परंतु इसके हानिकारक प्रभाव भी पड़े हैं जो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको कृषि भूमि जो है वो नष्ट होगी, जो लोगों का भूमि जो लवण प्रदान करती है इसमें परिवर्तन आया, और जो बांध का निर्माण होता है, जो लश्वा का निर्माण होता है, उससे जो लोगों का प्रवास था वो हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह वो गए, और लोगों की जो सामाजिक संस्कृति है वो चेंज हो गई, और भूकंप से जो भूमि का विनाश हुआ, पेयजल की गुणवत्ता खराब हुई, और जो ये परियोजना है इससे क्या हुआ, बहुराष्ट्रीय निगम और जो औद्योगिक होते हैं वो जो अभिजात वर्ग होते हैं उनका विकास हुआ, राजनीतिक में उसका प्रभाव ज़्यादा हुआ, उनको ज़्यादा लाभ हुआ जो अभिजात वर्ग होते हैं। तो उसके नेगेटिव पॉइंट भी बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बांध के निर्माण से जो सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ा वो भी अब आगे बता रहे हैं। देखिए, बांध के निर्माण से जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब इसमें लिखनी है। जैसे कि बांध जब बनता है तो क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती है, ठीक है। फिर सेकंड में क्या है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह उनको भेज दिया जाता है, उनकी संस्कृति वहाँ से खत्म हो जाती है, उनकी जो आस्था होती है उस नदी के लिए वो खत्म हो जाती है, वो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भेज देंगे और उनको कोई रोजगार नहीं मिलता, और इसमें जो महिला बच्चे ये इन्हों को गहरा प्रभाव करता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाते तो उनका लगाव हो जाता है उस जगह के साथ, और उनके ऊपर भारी उनको धक्का पड़ता है, उनका पूर्ण निवास हो जाता है। ये सब चीज़ें इसमें बताएगी कि बांध बनने से जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो जो परिस्थिति की चीज परिस्थिति की है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ उड़ होते हैं वो काट दिए जाते हैं, संपत्ति के ऊपर नुकसान पहुंचता है, और आसपास का जो एरिया होता है उसको क्षति पहुंचती है, वो आसपास का जो एरिया जिस पे कृषि होती है वो पानी में डूब जाता है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर सरकार को क्या करना करता है कि जो आसपास के एरिया में लोग रहते थे उनको एक जगह से जब दूसरी जगह भेजते हैं और उनका जो उनके ऊपर क्षति पहुंचती है तो उसके ऊपर भी फिर सरकार पैसा खर्च करती है, तो और पैसा खर्च होता है। और देखिए, जब ये विस्थापन लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो इस पे शहरों पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से, और इन लोगों पे भी पड़ता है जो उसके दूरगामी प्रभाव पर रहना पड़ता है, जो रहने योग्य नहीं होती है, खराब होती है, गंदी होती है, ऐसी जगह पर रहने के लिए विवश होना पड़ता है, और जो शहर का प्रदूषण है उसका शिकार होना पड़ता है, और जो उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं वो इन्हों पर पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें इसको सहनी पड़ती है। तो आपको बांध के ऊपर जितना भी पता है कि बांध जब निर्माण होता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं सब आपको इसमें लिख पड़ता है। जो गोल्डन स्मिथ है उन्होंने भी इसको बोला है, इससे क्या होता है जब आप बांध निर्माण करते हैं जो आप परंपरागत संस्कृति होती है, सामुदायिक संस्कृति, तो वो खत्म हो जाती है, आपको शहरों की ओर जाना पड़ता है, और जो पुरुष लोग हैं वो शराबी बन जाते हैं, और जो महिलाएं वो अपने घर परिवार के लिए भरण पोषण करने के लिए लोगों में बहुत सारे काम करने के ऊपर वो विवश हो जाती हैं, और लोग जो बच्चे होते हैं वो पोषण का शिकार हो जाते हैं, उनको रोग लग जाता है, उनको कार्य भी सही रूप से कठिनाई से बहुत मिलता है। तो ये सब चीज़ें उनको देखनी पड़ती है, उनका दुर्भाग्यवंश ऐसा संसार हो जाता है जहाँ पे शोषण और लोगों के साथ बहुत सारे बुरे व्यवहार ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो को ही स्टॉप करूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। अभी कुछ क्वेश्चन रहते हैं 2019 का खाली 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, सारे हो गए हैं। फिर इसके बाद मैं 18 का क्वेश्चन अगर मेरे को टाइम मिल पाया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, नहीं तो मैं इसके नोट्स बना दूँगी PDF में, और फिर आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। नहीं तो अगर मेरे को टाइम मिल गया रात में तो फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के 3 पार्ट बना दिए 2019 का पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन पेपर, तो आप इतना करके चल जाना, जो आपको चल जाना तो आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाएंगे। और मैं 2018 का भी आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा पाए तो करवा दूँगी, आप उसको पोस्ट करके भी पढ़ लेना। तो चलिए।